गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सिविक्स में चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति, इसमें हम ये कॉलम पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या है। जैसे राजनीति, पहला हमारा कॉलम क्या है? राजनीति, फैसले और विकास। राजनीति, फैसले और विकास के बारे में हम समझें तो उड़ीसा का हम एक उदाहरण देते हैं। उड़ीसा के बारे में जानें। उड़ीसा में इस्पात का जो भंडार है वो बहुत अधिक मात्रा में है। उड़ीसा में इस्पात अत्यधिक मात्रा में भारत में पाया जाता है। या यूँ कहें, भारत में इस्पात सबसे ज़्यादा उड़ीसा के ज़्यादातर आदिवासी इलाकों में पाया जाता है। ऐसे आदिवासी जिले जो उड़ीसा के हैं, वहाँ पर इस्पात अधिक मात्रा में पाया जाता है। इससे क्या हुआ कि उड़ीसा सरकार ने जब देखा कि इस्पात की मांग बहुत अधिक हो रही है, तो उसने, उड़ीसा सरकार ने या उड़ीसा की गवर्नमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात की खपत के लिए यानी दस्तावेजों पर साइन किया कि उड़ीसा से इस्पात जाएगा। उड़ीसा भारत का प्रमुख केंद्र है, जहाँ पर लो एक्स सबसे ज़्यादा है और ज़्यादातर ये आदिवासी बहुल जिलों में ज़्यादा पाया जाता है। इससे क्या हुआ, तो उड़ीसा के जब मांग ज़्यादा हुई लो एक्स की, तो वहाँ का विकास ज़्यादा होना चाहिए। विकास यानी जब अधिक मांग बढ़ेगी लो इस्पात की या लो इस्पात की उड़ीसा में, तो वहाँ की सरकार ने यानी कुछ नीतियाँ बनाई। क्या नीतियाँ बनाई कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक इस्पात को देना या लो एक्स को देना, तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी दिक्कतें भी सामने आई। जैसे जब इस्पात लो एक्स का अधिक खनन होगा, तो कुछ पर्यावरणविद, जो पर्यावरण वैज्ञानिक होते, वो ये मानते थे इससे वातावरण को यानी हानि पहुंच सकती है। और फिर आदिवासियों के बारे में, आदिवासियों को ये डर था कि अगर इन इलाकों में औद्योगिक इकाइयाँ लग गई, जहाँ पर वो उड़ीसा के जो आदिवासी लोग रहते थे, तो वो मानते थे कि अगर इन इलाकों में औद्योगिक इकाइयाँ लग जाएंगी तो हम लोगों को भटकना पड़ेगा, यानी हम लोगों को घर से यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। तो अब हमने इस उड़ीसा के एग्जाम्पल से ये समझा, उदाहरण से ये जाना कि राजनीतिक फैसले कैसे होने चाहिए या विकास कैसे होना चाहिए। अब क्या उड़ीसा केवल लो एक्स के अंतर्राष्ट्रीय इस्पात को अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों को मान करके लो एक्स का विदेशों में ज़्यादा भेजती या अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ज़्यादा देती, तो उन आदिवासी लोगों का क्या होता, या पर्यावरण में इसका क्या अंतर पड़ता। तो ऐसे किस प्रकार के ऐसा कैसे विकास हो पाता। तो इस प्रकार से समुचित विकास नहीं होता। और ऐसे फैसले लेने में ये ऐसे राजनीतिक फैसले होते हैं जो लेने में भी बड़ी दिक्कतें होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं कि एक व्यक्ति का विकास हो और एक व्यक्ति का विकास न हो। अब इसी के हम पॉइंट देखें, राजनीतिक टकराव। जब उड़ीसा के उदाहरण से हम समझते हैं, तो इसमें राजनीतिक टकराव भी आते हैं। राजनीतिक टकराव में हम किसी एक सामाजिक स्तर की मांग को, जैसे उद्योगपतियों को ये था कि लो एक्स की औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ लगाई जाएं उड़ीसा में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लो एक्स को अधिक से अधिक भेजा जाए बाहर, जिससे क्या हो कि उड़ीसा में पैसा आए, रुपए आए, इससे लोगों का विकास हो। लेकिन आदिवासियों को क्या हो, तो हम यूँ समझें कि ऐसी स्थिति में राजनीतिक टकराव आते हैं जहाँ पर एक सामाजिक समूह को दूसरे सामाजिक समूह के हितों के बारे में सोचना पड़ता है, या एक सामाजिक समूह के हित के लिए दूसरे सामाजिक समूह के हित का हम अनदेखा नहीं कर सकते। जैसे एक पीढ़ी के लिए हम आने वाली पीढ़ी के विकास के लिए बाधा नहीं पहुंचा सकते। ये ऐसे फैसले थे जो एक व्यक्ति जो
आसान नहीं था लेना कि आदिवासियों को हटा दिया जाए या औद्योगिक इकाइयाँ विस्थापित की जाए, क्योंकि जो उद्योगपति थे वो ऐसा चाहते थे कि वहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ लगें, लेकिन उद्योगपतियों का हित के लिए हम आदिवासियों का कैसे आदिवासियों का हित नहीं हो पाता, या जो पर्यावरणविद थे उनका भी पर्यावरण के प्रति विकास न होता। अब हम बात करते हैं विकास की धाराएं। उड़ीसा के एग्जाम्पल से उदाहरण से स्पष्ट होता है कि ऐसी स्थिति में उड़ीसा से हमने देखा कि ऐसी स्थिति में हम किसी भी व्यक्ति का विकास संभव नहीं हो पाता। और विकास कैसे हो? क्या विकास उद्योगपतियों का हो जो वो वहाँ पर औद्योगिक इकाइयों को लगाना चाहते हैं? इससे क्या आदिवासियों का अहित नहीं होगा? क्या खनन होने से पर्यावरण विधि का हित नहीं होगा? और इस तरह का विकास किस प्रकार से हो सकता है? यानी एक व्यक्ति के हित के लिए दूसरे व्यक्ति का हित रोक देना, ये कैसा विकास? इस तरह का विकास हो नहीं पाएगा या हो नहीं सकता। तो ये समस्याएं हुई। तो विकास की धारणाएं कि विकास की धाराएं क्या है? विकास मतलब क्या हम एक समूह को लेकर के चलें? क्या एक व्यक्ति का विकास हो, उद्योगपतियों का विकास हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ीसा में पैसे का विकास हो लेकिन आदिवासियों को अनदेखा किया जाए? तो ये सारी मापदंड अपनाए गए। हम विकास के माध्यम को और समझने के लिए या विकास की धारणाओं को और जानने के लिए हम किसी एक व्यक्ति के हित के लिए कार्य नहीं कर सकते या नहीं हो सकता। तो इसके लिए सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई, कुछ मंथन किया, कुछ सोचा, क्योंकि आज़ादी के बाद जब हमारा देश था तो उसे एक विकास चाहिए था, और विकास एक सामूहिक विकास हो, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष का या किसी एक विशेष समूह का, बल्कि सारे समूह का विकास हो, तभी देश का विकास हो सकता है। तो आज़ादी के बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत को हम कैसे विकास के रास्ते पर लाएं। तब योजनाओं का जिक्र हुआ। फिर अगला हमारा पॉइंट है योजना आयोग। 1950 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक आयोग। 1950 में आज़ादी के तीसरे साल 1950 में भारत सरकार के द्वारा एक आयोग बना, योजना आयोग। इस योजना आयोग जो था, इसके अंतर्गत ये आयोग भारत सरकार के द्वारा 1950 में बनाया गया था या निर्मित हुआ था। ये आयोग दूसरे आयोगों की अपेक्षा नहीं था, यानी दूसरे आयोगों की तरह नहीं था। इसमें सरकार लोगों के हित के लिए कार्य करती थी, या लोगों का विकास कैसे हो, किसी एक व्यक्ति विशेष का विकास ना हो करके सभी लोगों का हित हो। ये इस राय को या इस बात को ध्यान में रख करके इस आयोग का 1950 में भारत सरकार द्वारा गठन किया गया। गठन हुआ तो नियोजन, इसके पॉइंट है, नियोजन क्या है? क्योंकि सरकार ये मानती थी कि किसी या नियोजन से हम तात्पर्य समझें कि हम किसी भी फैसले को एक तरफा हम नहीं कर सकते, या हम एक व्यक्ति के लिए हम फैसला नहीं कर सकते, या नहीं हो पाता, या समस्त शक्तियां एक के हाथ पे नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, एक समूह का ही विकास हो पाता है और दूसरे समूह को अनदेखा किया जाता है। तो ये कदम इसलिए उठाए गए ताकि नियोजन का माध्यम किसी एक व्यक्ति के लिए कार्य न करना। इसके अंतर्गत इसमें लोगों के विकास के बारे में सोचा गया। नियोजन के अंतर्गत जैसे 1940 से लेकर 1950 के टाइम तक यूरोप के क्षेत्रों में बहुत मंदी आई, तो जापान और फ्रांस को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। 1940 और 1950 से महामंदी का दौर आया। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर पुनः जापान और फ्रांस ने खड़ा किया। तो योजनाओं के द्वारा किसी एक व्यक्ति विशेष के हित में न कार्य करते हुए
ये नियोजन का तात्पर्य है। अब आगे हम इसी के पॉइंट है शुरुआती कदम। जब भारत में योजना सभी विकास का माध्यम या धाराएं तय की गई तो शुरुआती कदम पंचवर्षीय योजनाओं का शुरुआत हुई। यानी योजना आयोग जब 1950 में बना तो इसके माध्यम से ये तय किया गया कि समाज के हर वर्ग के लोगों का विकास हो। और उड़ीसा के जैसी स्थिति अगर किसी भी राज्य में बने तो उसमें एक राज्य के एक व्यक्ति की स्थिति को या एक व्यक्ति की विशेष की स्थिति को ना देख करके वहाँ के सभी लोगों के विकास के बारे में सोचना चाहिए। तो सरकार ने 1950 के बाद सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प खोजा और इस पंचवर्षीय योजना का कार्य था कि समाज के सभी लोगों का विकास हो, किसी एक व्यक्ति का ना हो करके। पहली